की कॉपी लेने के अधिकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। खबर दुनिया की में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार यूक्रेन पहुंचे हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन। ज़ेलेंस्की से रूस के साथ युद्ध विराम पर विचार करने का किया आग्रह। यूक्रेन के लिए 2.3 अरब डॉलर से अधिक के हथियार पैकेज की घोषणा की तैयारी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिकी अखबार के दावे को किया खारिज। कहा, अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने से पहले इजरायल गाजा में नहीं रोकेगा युद्ध। इजरायली सेना के आदेश के बाद गाजा का यूरोपीय अस्पताल कराया गया खाली। नेपाल में फिर राजनीतिक उथल-पुथल की स्थिति। संकट में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की सरकार। केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल ने नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का किया फैसला। नीदरलैंड में नई सरकार का गठन। धुर दक्षिणपंथी पार्टी के चुनाव जीतने के 7 महीने बाद नई सरकार को दिलाई गई शपथ। निवर्तमान प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने सौंपी अपने उत्तराधिकारी को कमान। कई दिनों की शांति के बाद केन्या की राजधानी समेत कई शहरों में फिर शुरू हुआ प्रदर्शन। विवादित वित्त बिल का विरोध कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों की राष्ट्रपति विलियम रूटो से इस्तीफे की मांग। विपक्ष ने प्रदर्शनकारियों को लेकर सरकार के रवैये की कड़ी निंदा। और सुर्खियों के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात यूरोप इन दिनों के जरिए देखेंगे यूरोपीय देशों से जुड़ी खबरें। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन यूक्रेन के दौरे पर हैं। हंगरी के यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभालने के बाद ओर्बन की यह पहली कीव यात्रा है। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन के प्रधानमंत्री वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। इस दौरान ओर्बन ने ज़ेलेंस्की से रूस के साथ युद्ध विराम पर विचार करने का आग्रह किया है। मंगलवार को हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे और राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। ओर्बन को यूक्रेन के लिए पश्चिमी समर्थन का कट्टर आलोचक माना जाता है। यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध के बाद ओर्बन की ये पहली कीव यात्रा है। कीव की उनकी यात्रा हंगरी की इस बार यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभालने के एक दिन बाद हो रही है। 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से ओर्बन एकमात्र यूरोपीय संघ के नेता हैं जिन्होंने मॉस्को के साथ सक्रिय संबंध बनाए रखा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ओर्बन ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि वो कीव के साथ संबंधों को सुधारना चाहते हैं और एक व्यापक द्विपक्षीय सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं। ओर्बन ने ज़ेलेंस्की से रूस के साथ युद्ध विराम पर विचार करने का आग्रह किया। मैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से कहना चाहता हूं कि पहले युद्ध विराम कर शांति वार्ता को गति दें। एक समय सीमा से जुड़ा युद्ध विराम शांति वार्ता को गति देने का मौका देगा। हालांकि ज़ेलेंस्की ने इस पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दरअसल ओर्बन को पुतिन का करीबी माना जाता है। पिछले साल उन्होंने चीन में एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान पुतिन से मुलाकात की थी। ओर्बन ने पुतिन से कहा कि हंगरी कभी भी रूस का विरोध नहीं करना चाहता है। प्रधानमंत्री ओर्बन ने कीव को यूरोप की वित्तीय और सैन्य सहायता की सार्वजनिक रूप से
आलोचना कर चुके हैं और 50 बिलियन यूरो के सहायता पैकेज को कुछ हफ्तों के लिए अस्थायी रूप से रोक दिया था। पिछले हफ्ते यूक्रेन को ईयू में शामिल करने के लिए औपचारिक तौर पर बातचीत की शुरुआत हुई। हालांकि संघ में शामिल होने से पहले उसे अभी एक लंबी और कठिन राह तय करनी है। कीव ने बुडापेस्ट के इस दावे को खारिज कर दिया है कि वो अपने देश के पश्चिमी हिस्से में हंगेरियाई भाषा बोलने वाले लोगों के साथ भेदभाव कर रहा है। कीव ने 2017 में एक कानून पारित किया था जिसके अनुसार सभी स्कूलों को 10 वर्ष से अधिक उम्र के छात्रों को यूक्रेनी भाषा में पढ़ाना होगा। हंगरी ने इसे जातीय हंगेरियाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन बताया था। हालांकि इस मुद्दे के तूल पकड़ने के बाद पिछले साल इसमें कुछ बदलाव किया गया, लेकिन बुडापेस्ट इसे नाकाफी मानता है। उधर युद्ध के मोर्चे पर दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला जारी रखे हुए हैं। रूस ने 5 यूक्रेनी Su-27 लड़ाकू विमान को नष्ट करने और 2 अन्य को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के मायर होरोड हवाई क्षेत्र में स्कंदरिया M मिसाइलों से इन लड़ाकू विमानों को मार गिराने की बात कही है। वहीं यूक्रेन ने कहा कि इस हवाई क्षेत्र में हमला जरूर हुआ है, लेकिन रूस नुकसान को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। वहीं यूक्रेन ने क्रीमिया में रूसी गोला बारूद डिपो पर हमला करने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि यूक्रेन को अगले सप्ताह वाशिंगटन में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में अधिक वायु रक्षा प्रणालियों की मांग की अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। वाशिंगटन में 9 से 11 जुलाई तक नाटो का शिखर सम्मेलन होने वाला है। अमेरिका जल्द ही यूक्रेन की मदद के लिए 2.3 अरब डॉलर से अधिक की नई सुरक्षा सहायता की घोषणा करेगा। अमेरिका की रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने यूक्रेनी समकक्ष से बैठक के दौरान इस बात की जानकारी दी। इसी के साथ उन्होंने यूक्रेन की नाटो सदस्यता को लेकर कहा कि अमेरिका यूक्रेन की नाटो सदस्यता के लिए एक कदम उठाने का प्रयास करेगा। ऑस्टिन ने जानकारी दी कि यूक्रेन को दिए जाने वाले नए पैकेज में टैंक रोधी हथियार और वायु रक्षा इंटरसेप्टर जैसे हथियार शामिल होंगे। नीदरलैंड की प्रधानमंत्री किंग विलेम अलेक्जेंडर ने नई सरकार को शपथ दिलाई। पिछले साल के आम चुनाव के स्पष्ट विजेता अति दक्षिणपंथी नेता गीट वाइल्डर्स खुद सरकार का हिस्सा नहीं है। वाइल्डर्स को 2014 में चुनाव अभियान के दौरान मोरक्को के लोगों का अपमान करने का दोषी ठहराया गया था। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी छोड़ने के मई में इसके बाद वो 3 अन्य रूढ़िवादी दलों के साथ गठबंधन समझौता करने में कामयाब रहे। कैबिनेट का नेतृत्व स्वतंत्र और अनिर्वाचित डिक शूफ करेंगे। इस बीच निवर्तमान प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने अपने उत्तराधिकारी को कमान सौंप दी। मार्क रूटे ने चुनाव में मिली हार के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया, लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर वो काम कर रहे थे। मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी सैन्य गठबंधन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने नीदरलैंड के निवर्तमान प्रधानमंत्री मार्क रूटे को अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। नाटो के 32 सदस्यों ने 26 जून को ब्रुसेल्स बेल्जियम में अपने मुख्यालय में आयोजित एक बैठक में मार्क रूटे को उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी। मार्क रूटे नॉर्वे के वर्तमान महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग का स्थान लेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मार्क रूटे को बधाई दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नाटो के अगले प्रमुख चुने जाने पर नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे को बधाई दी है। मंगलवार को ज़ेलेंस्की ने रूटे से मुलाकात की। उन्होंने नीदरलैंड द्वारा यूक्रेन को प्रदान किए गए सैन्य, राजनीतिक और मानवीय समर्थन के लिए रूटे का आभार व्यक्त किया। मार्क रूटे का प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने वाला है। रूटे ऐसे समय में नाटो की कमान संभालने वाले हैं जब संगठन के सामने रूस यूक्रेन युद्ध जैसी बड़ी चुनौती मौजूद है। रूटे मौजूदा नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल सितंबर में समाप्त हो रहा है। रूटे के सामने रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को समय पर मदद मुहैया कराना बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा उनके ऊपर इस सैन्य संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी होगी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बार बार यूक्रेन को नाटो में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं।
रूस की सबसे बड़ी आपत्ति यूक्रेन को नाटो में शामिल किए जाने को लेकर है। जब रूस ने यूक्रेन पर सैन्य आक्रमण शुरू किया तो नाटो के पूर्व की ओर विस्तार को क्षेत्रीय आक्रमण के इस कृत्य का कारण बताया। आइए जानते हैं कि नाटो क्या है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुई थी। नाटो की स्थापना के समय अमेरिका समेत कुल 12 सदस्य देश थे, लेकिन समय के साथ संगठन बड़ा होता गया और अब इसके कुल 32 सदस्य हैं। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य है। नाटो का प्राथमिक देश सोवियत संघ और उसकी साम्यवादी विचारधारा को यूरोप में फैलने से रोकना था। नाटो की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सदस्य देशों की रक्षा करना है। नाटो के अनुच्छेद 5 के मुताबिक इसके किसी भी सदस्य देश पर हमले को नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा। यही कारण है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता है। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रसल्स में है। मार्क रूटे को अधिकांश सदस्य देशों का समर्थन हासिल था, सिवाय हंगरी और तुर्की के। बाद में हंगरी और तुर्की ने मार्क रूटे की उम्मीदवारी पर अपनी आपत्तियां वापस ले लीं और उसके बाद रोमानिया के राष्ट्रपति क्लास इलोहासिन ने भी अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। इसके बाद उन्हें सर्वसम्मति से नाटो का महासचिव चुन लिया गया। नाटो महासचिव का पद का सृजन 1952 में किया गया था। महासचिव का कार्यकाल 4 साल का होता है और उन्हें दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। महासचिव नाटो का शीर्ष सिविल सेवक होता है। महासचिव नाटो की सर्वोच्च राजनीतिक निर्णय लेने वाली संस्था है। वो संगठन में परामर्श और निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है और साथ ही ये भी सुनिश्चित करना कि संगठन द्वारा लिए गए सभी निर्णयों का कार्यान्वयन हो। दुनिया के कई देशों में इन दिनों आम चुनाव का दौर जारी है। इसी कड़ी में ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री पद के चुनाव के लिए 4 जुलाई को मतदान होना है। इस बार कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। बीते 14 सालों से ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है। अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा, अप्रवासन, पर्यावरण ब्रिटेन में आम चुनाव के प्रमुख मुद्दे हैं। ऐसे में वर्तमान प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन की जनता से एक और मौका देने की अपील कर रहे हैं। ब्रिटेन का सबसे पुराना राजनीतिक दल लगातार 14 सालों तक सत्ता पर काबिज रहने के बाद आगामी चुनावों में अपनी साख बचाने के भरसक प्रयास कर रहा है। ब्रिटेन में 4 जुलाई को प्रधानमंत्री पद के चुनाव होने हैं। ऐसे में ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिक दल वोटर्स को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। यूके की राजनीति में मुख्यतः 6 दलों का दबदबा है। आइए जानते हैं ब्रिटेन की प्रमुख पार्टियों के बारे में। 1834 में शुरू हुई कंजर्वेटिव पार्टी, जिसे टोरीज के नाम से भी जाना जाता है, बीते 14 सालों से देश की सत्ता की बागडोर कंजर्वेटिव के पास ही है। कंजर्वेटिव के पास निचले सदन में कुल 341 सीटें हैं। दूसरा दल है लेबर पार्टी, जो साल 1900 में स्थापित हुई। लेबर पार्टी के नेता कीर स्टामर इन चुनावों में ऋषि सुनक को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। स्कॉटलैंड की स्वतंत्रता की पैरवी करने वाली स्कॉटिश नेशनल पार्टी भी चुनावों में ताल ठोक रही है। SNP स्कॉटलैंड की यूरोपीय संघ में सदस्यता के लिए अभियान चलाती है। वहीं लिबरल डेमोक्रेट 2000 के चुनावों में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 1988 में स्थापित हुई पार्टी के पास अभी निचले सदन में 7 सीटें हैं। डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी और रिफॉर्म यूके भी ब्रिटेन की सियासत में मुख्य भूमिका निभाती हैं। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को मिलाकर बना ब्रिटेन आज अपनी आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के प्रयास कर रहा है। ऐसे में अब देश के शीर्ष नेतृत्व को कौन सा नेता संभालेगा, ये बहुत अहम हो जाता है। लिज ट्रस के पद से इस्तीफा देने के बाद ऋषि सुनक ने पदभार संभाला था। कोरोना महामारी के बाद खराब होती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए लिज ट्रस के पद से इस्तीफा देने के बाद ऋषि सुनक ने पदभार संभाला था। सुनक ने देश की जनता से एक और मौका देने की अपील की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक क्षेत्रों में NHS को उपलब्ध कराया जा सके। हम महामारी के बाद से स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन में मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा, अप्रवासन और पर्यावरण चुनावी मुद्दे हैं। मतदाता सीवेज, ट्रेन सेवाओं से संबंधित समस्याएं, अपराध, इंग्लिश चैनल से आने वाले प्रवासियों की बढ़ती संख्या
जैसे तमाम मुद्दों के लिए कंजर्वेटिव को दोषी ठहराते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कीर स्टर्मर सुनक सरकार पर लगातार हमलावर दिखे। Nothing's going to change, and they're proving it. चुनाव में 48 घंटों से भी कम का समय बचा है। कंजर्वेटिव पार्टी के पास अभी भी कुछ ठोस कहने के लिए नहीं है। यदि आप उन्हें वोट देते हैं तो कुछ भी नहीं बदलेगा। Yes, they will be to every single person watching this, and I just think it's increasing desperation. ब्रिटेन में वोटिंग के लिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का अनुसरण किया जाता है। इस व्यवस्था के अनुसार चुनाव में उस प्रत्याशी को जीत मिलेगी जिसने अपने चुनाव क्षेत्र में सबसे अधिक वोट प्राप्त किए हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जीतने वाले प्रत्याशी को बहुमत यानी 50% से अधिक वोट मिले हों। लेबर पार्टी जनमत सर्वेक्षणों में बढ़त बनाए हुए है। अब देखना होगा कि क्या सुनक अपनी सरकार को बचाने में सफल होते हैं या फिर लेबर पार्टी अपने बदलाव के नारे को सार्थक करने में कामयाब होती है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। मुथूट फाइनेंस ने सदियों से आपके भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की और आइए अब एशिया का आईना के जरिए नजर डालते हैं एशियाई देशों से जुड़ी खबरों पर। नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। देश की दो सबसे बड़ी पार्टियों नेपाली कांग्रेस और CPN UML ने प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड को सत्ता से बेदखल करने के लिए हाथ मिला लिया है। इनका लक्ष्य UML अध्यक्ष KP शर्मा ओली के नेतृत्व में एक नई सरकार बनाना है। प्रचंड को फ्लोर टेस्ट का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने फिलहाल प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के बीच प्रधानमंत्री प्रचंड ने रामचंद्र पौडेल से मुलाकात की। NC अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और UML अध्यक्ष KP ओली के बीच हुए समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके तहत मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा, प्रांतीय नेतृत्व की भूमिकाओं और प्रधानमंत्री पद के लिए रोटेशन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। बताया जा रहा है कि ओली वर्तमान संसद के शेष कार्यकाल के पहले भाग के लिए शुरुआत में सरकार का नेतृत्व करेंगे। और वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे लेख पर पलटवार किया है। नेतन्याहू ने वीडियो बनाकर अखबार के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने से पहले गाजा में युद्ध नहीं रोकेगा। लेख में लिखा गया था कि अगर लेबनान के साथ उत्तरी मोर्चे पर बड़ा युद्ध छिड़ता है तो इजराइल का सैन्य नेतृत्व हमास के साथ युद्ध विराम चाहेगा। और अब अफ्रीका नामा के जरिए आपको बताते हैं अफ्रीकी देशों से जुड़ी खबरें। केन्या की राष्ट्रपति विलियम रूटो की ओर से वित्त विधेयक वापस लेने के बाद भी
केन्या में विरोध प्रदर्शन जारी है। केन्या की राजधानी नैरोबी, मोम्बासा और किस्मू शहर में एक बार फिर उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अत्याचार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए राष्ट्रपति विलियम रूटो के इस्तीफे की मांग की है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने 4 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। वित्त बिल के वापस लेने के बावजूद केन्या में इसके खिलाफ लोगों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कई दिनों की शांति के बाद मंगलवार को राजधानी नाइरोबी, मोम्बासा और शहरों में एक बार फिर प्रदर्शन भड़क उठा। प्रदर्शनकारी अब राष्ट्रपति विलियम रूटो के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने खाली ताबूतों को सड़कों पर रखकर पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों के खिलाफ विरोध किया। हालांकि रूटो ने बिल पर यू टर्न लेते हुए खर्चों में गहरी कटौती की योजना भी बनाई है। केन्या मानवाधिकार राष्ट्रीय आयोग के मुताबिक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में अब तक करीब 39 लोगों की मौत हुई है। जनता का कहना है कि वह अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं। I'm protesting for my kids, Gen Alpha. I grew up fearing presidents. मैं अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही हूँ। अगर वे हमारा खून बहाने के लिए तैयार हैं, तो हम उनके खिलाफ खड़े होने के लिए भी तैयार हैं। हम अपना खून तक बहाने के लिए तैयार हैं। Know their names, for God's sake. So for my children, I'm here, and we're ready to spill our blood. प्रदर्शनकारियों ने 4 जुलाई को भी देशव्यापी हड़ताल और प्रमुख सड़कों को बंद करने का आह्वान किया है। दंगा पुलिस पूरी मुस्तैदी से देश की सड़कों पर गश्त कर रही है और प्रदर्शनकारियों के छोटे समूहों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है। केन्या की सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वित्त बिल लाई थी। यह बिल संसद द्वारा जनता के कड़े विरोध प्रदर्शन के बाद भी पारित हो गया था। हालांकि राष्ट्रपति रूटो ने इस बिल पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। वित्त बिल के मुताबिक आय, खाद्य सामग्री, डिजिटल पेमेंट समेत कई चीजों पर कर बढ़ोतरी का प्रस्ताव था। कर की नई दरें अगर लागू होती हैं तो सरकार के पास $2.7 बिलियन अधिक कर आता। रूटो ने जनता के आक्रोश को शांत करने के लिए खर्चों को करने की दिशा में पहली महिला और दूसरी महिला के कार्यालय को खत्म कर दिया है। कर बिल की वापसी के बाद सवाल उठता है कि अब केन्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे ऋणदाताओं की मांगों को कैसे पूरा करेगा। और अब नजर अमेरिकाना के जरिए अमेरिकी देशों से जुड़ी खबरों पर। कैरेबियन सागर में उठे तूफान से कैरेबियन द्वीप समूहों में तबाही का मंजर नजर आ रहा है। श्रेणी 4 का तूफान बेरिल कैरेबियन इलाकों में तीव्र हो गया है। भयावह तूफान की वजह से बहुत से घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 160 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते बिजली, पानी और संचार व्यवस्थाएं ठप हो गई हैं। तूफान प्रभावित इलाकों में स्कूल कॉलेज बंद हैं और प्रशासन ने लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। ऊंची लहरें, भारी बारिश और तेज हवाएं। बेरिल तूफान अपना प्रचंड रूप दिखा रहा है। तूफान बेरिल के लगातार तेज होने की वजह से कैरेबियाई द्वीप समूह में हालात और बिगड़ गए हैं। सोमवार को ग्रेनाडा के कैरियाको द्वीप पर दस्तक देने के बाद बेरिल दक्षिण पूर्वी कैरेबियाई क्षेत्र में पहुंचा। बेरिल कैटेगरी 4 का काफी खतरनाक तूफान है, लेकिन अब हवाओं की गति को देखते हुए इसे कैटेगरी 5 का तूफान माना जा रहा है, जिसमें 160 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। अब तक तूफान के कारण 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। यूनियन आइलैंड तबाह हो गया है। मुझे जो रिपोर्ट मिली है उनसे पता चलता है कि 90% घर बुरी तरह से नष्ट हो गए हैं। तूफान के कारण अर्गाइल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है। तूफान बेरिल ने दक्षिण पूर्वी कैरेबियाई द्वीप समूह में भारी तबाही मचाई है। तूफान के चलते बहुत से घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बिजली और पानी की सप्लाई ठप हो गई है। संचार व्यवस्था भी ठप पड़ गई है। हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि वहां पर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश ने भी कहर बरपाया है। तूफान से प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल कॉलेजों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है।
तूफान के फिलहाल थमने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। मई में यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इस साल अटलांटिक में सामान्य से अधिक तूफानी गतिविधियों का अनुमान जताया था, जिसका मुख्य कारण महासागरीय तापमान था। और इसी के साथ ही खबर दुनिया की में आज के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।